समझाता है करण। सर, व्हाट अबाउट बागबान? अगेन मल्टी स्टारर फिल्म, बहुत बड़ी कहानी, यहाँ से वहाँ जाना दोनों का, और मैं यहाँ तू वहाँ, एक वो गाना है जो आज भी लोग सुनते हैं और एक दूसरे के साथ जब लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं डेडिकेट करते हैं, या वैलेंटाइंस डे का दी इट सॉन्ग, चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली। हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस? देखो, उसको सुनाने के पहले मैं कुछ उससे जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाता हूँ बागबान के बारे में। तो ये फिल्म पहले हसन कम्बाल साहब लिख रहे थे और म्यूजिक दे रहे थे उत्तम सिंह जी। एक गाना कोई रिकॉर्ड भी हुआ। अच्छा। इस फिल्म का ड्रीम बी आर चोपड़ा ने देखा था टू मेक विद दिलीप कुमार। What do you say? यस, जो बच्चन साहब का रोल था, Oh my God. को लगा था कि दिलीप साहब ये रोल करेंगे। सिचुएशन खराब होती गई, दिलीप साहब बीमार होते गए, सेहत खराब होती गई, नहीं हुआ जी। फिर उनके दिमाग में था कि संजीव कुमार को लेके मैं बनाऊं, मगर सेम पिक्चर संजीव कुमार पहले कर चुके थे, उसका नाम था जिंदगी। संजीव कुमार और माला सिन्हा, तुम देखोगी तो लगेगा फ्रेम टू फ्रेम बागबान वही है। ओह वाओ। तो फिर संजीव जी को भी नहीं हुआ। हाँ। तब उनके दिमाग में एक ही नाम आया, वो था अमिताभ बच्चन। तो कई साल तक तो वो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो तब तक उनको लगा था कि अमिताभ की अभी वो एज नहीं हुई है जिस एज में मैं ये पिक्चर ले जाना चाहता हूँ, अभी लिटिल यंग। तो जब उस एज में बच्चन साहब पहुंचे तब उन्होंने अप्रोच किया, कहानी सुनाई और उन्होंने हामी भर दी। सो अनाउंस हुई पिक्चर, और वो गाना जब उन्होंने सुना, बच्चन साहब ने सुना, तो उन्होंने बोला कि सर ये तो बहुत पुराना गाना, क्योंकि वो गाना बना था दिलीप कुमार को मद्देनजर। ये मुझे लगता है कुछ 25-30 साल उन्होंने इंतजार किया होगा। आराम से। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला सर ये गाना मुझे मत दो, वरना क्या होगा, मुझे ये सूट नहीं करेगा इतने इस तरह के गाने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अब डिसाइड हुआ कि जावेद अख्तर और बच्चन साहब के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे आदेश श्रीवास्तव। हाँ। तो आदेश श्रीवास्तव को बुलाया गया। जावेद साहब ने साथ कहानी सुनी, शायद उनको पसंद नहीं आई, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट 100% श्योर। फिर मुझे याद किया गया, ठीक है भाई, मैं आ गया और सिटिंग पे बुलाया गया मुझे बी आर चोपड़ा के ऑफिस में। उन्होंने वो कहानी सुनाई है एंड आई वाज अमेज्ड कि यार ये क्या कहानी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी देखी थी और ज़िंदगी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत गहरा था। मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि ऐसी कोई पिक्चर मुझे, और जबकि ज़िंदगी में एक गाना मेरे डैडी का था, राजेश रोशन का म्यूजिक था उस पिक्चर में। सो ठीक है। अब वो जिस दिन कहानी वो सुना रहे थे उस वक्त बी आर चोपड़ा की एज जो थी वो 90+ थी, मगर वो रोज़ ऑफिस जाते थे। 2 आदमी उनको पकड़ते थे तो उठते थे, फिर उनके कंधे पे हाथ रख के जाते थे, बैठते थे, और जहाँ बैठते थे उनके चारों तरफ केवल राइटर्स होते थे। अचला नागर, सतीश भटनागर, राही मासूम रजा, लेजेंडरी लोग। कहानी सुना लिए तो मैं उठ के जाने लगा। तो मैं उधर, जैसे अभी तुम वहाँ बैठी, मैं यहाँ से उठ के उधर गया कि मैं दादा मैं आपका पाँव छू के जा रहा हूँ। तो जैसे मैं जाने लगा, मुझे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, तुम रुको ज़रा। तो मैंने बोला मुझे क्यों रोक रहे हैं? फिर उन्होंने अपने आदमी को बोला कि मुझे खड़ा कर। तो उन्होंने पकड़ा, फिर वो मेरे कंधे पे हाथ रख लिए, फिर बोले चलो। मैंने बोला दादा आप बैठ जाइए, मैं चला जाऊँगा। कुछ बोलते ही नहीं बोले चलो। अब मैं उनको लेके धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, और जहाँ वो बैठते थे वहाँ से मेन रोड तक आने में कुछ थोड़ी दूरी थी, और मुझे अंदर से बार बार ख़राब लग रहा है कि यार इस उम्र में बेचारे इनको। फिर मैंने 3 बार ही बोला कि दादा आप चले जाइए, मैं चल नहीं, चलो। आ गए भाई, आ गए, बाहर गेट तक आए, बोले ड्राइवर को बुलवाओ। बुलाया, गाड़ी आ गई। अब सोचो 90+ का आदमी मेरा दरवाज़ा गाड़ी का खोल रहा है। जब मैं अंदर बैठने के लिए एंट्री लिया तो बोले अब 1 मिनट रुको, तुम इतनी देर से मुझे बोल रहे थे कि दादा जाइए, दादा जाइए, मैं क्यों नहीं जा रहा था? समीर एक बात बताता हूँ और बहुत गौर से सुनना। समीर एक बात बताता हूँ और बहुत गौर से सुनना। तुम जिस कुर्सी पे बैठे थे ना बेटा, उस कुर्सी पे केवल साहिर लुधियानवी बैठते थे। तो मैं तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं यहाँ तक आया हूँ, मैं उस राइटर की इज्जत के लिए आया हूँ जो बी आर चोपड़ा की पिक्चर लिख रहा है, जो साहिर लुधियानवी की कुर्सी पे बैठ के लिख रहा है। तो ये याद रखना, मैं अपने राइटर्स की इज्जत अपने स्टारों से ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरे स्टार मेरे राइटर हुआ करते थे। तब उस आदमी ने महाभारत बनाई, तब उस आदमी ने वक्त बनाई, तब उस आदमी ने, तो ये ग्रेस होता था शारदा। तो हमने उन लोगों के साथ काम किया है। खैर हुई, सिटिंग शुरू हुई, और मैं उस दिन मेरे दिमाग में ऐसी इमेज उनकी बनी कि आई ट्रीट हिम लाइक ए गॉड, कि यार ये आदमी क्या सोच रखता है यार। वरना महाभारत जैसा सीरियल आज तक बनाते ही जा रहे हैं, महाभारत कुछ नहीं हुआ। उस आदमी ने जो बना दिया, क्योंकि वो फिल्म नहीं बनाते थे, वो जीते थे कहानी। फिर जब ये गाना लिखना हुआ, जिस गाने का तुमने जिक्र किया कि मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तो मैं सुनाने गया तो उसके कुछ दिन पहले उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। तो सुनते कम थे क्योंकि एज बहुत हो गई थी। तो मैंने पहली लाइन सुनाई कि दादा, लाइन है कि मैं यहाँ तू वहाँ,
उनका कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा आगे क्या है? तो मैंने बोला मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ, बस वो ज़िंदगी है कहाँ बोलना था, रोने लगे। बोले तूने तो मेरी ज़िंदगी लिख दी यार। और बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से वो। उनको लगा कि यार ये तो जैसे लग रहा मेरी सिचुएशन पे गाना आ गया। बहुत गले लगाए, बोले बेटा बस हिट है, बस अब आगे तुम लिख डालो, रवि को बोलता हूँ इसको रिकॉर्ड करें, शूट कर लेंगे। और फिर वो गाने का क्या इम्पैक्ट रहा, और फिर बच्चन साहब ने जिस तरह से गाया। सो ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हम लोगों के दायरों में होते हैं, सेलेक्टर्स के, कंपोजर के, कहानी के, किरदार के, और जब ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग मिलते हैं तब एक ग्रेट फिल्म और एक ग्रेट गाना बाहर निकल के आता है। बागबान देख के कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम से घर वापस लाया था, ये इम्पैक्ट था उस पिक्चर का। बिल्कुल। तो ये कहानियाँ, ये डायलॉग, ये इतने सेंसिटिव डायलॉग जो ह्यूमन इमोशंस को कितना टच करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में जहाँ पल रहे हैं वहाँ इस इमोशंस की बहुत कदर है। मैं बोलता हूँ तो लगता है मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं केवल यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ है तो उनके पास भी बहुत कुछ था, ले लो, वरना पछताओगे और वो ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं। ये कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है नए पुराने का। समझो वो तुम्हारा बाप है और बाप बना है और उसने बहुत कुछ हासिल किया है, और उसकी मेहनत और उसकी तकलीफ़ पे कभी जाके देखोगे तब उसकी इज़्ज़त का तुमको अंदाज़ा लगेगा। हम मानते हैं कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम बहुत फोकस्ड हो, तुम बहुत नए दौर के हो, मगर ये मत भूलो कि पुराने दौर के बाद ही नया दौर आया है। वाह। वो बोलते हैं ना कि ये नगमे न होते, ये तराने न होते, तुम नए ना होते अगर हम पुराने ना होते, तो इसलिए पुरानों की भी कदर उतनी ही करो। क्या बात है सर, नए और पुराने जमाने की बात आप कर रहे हैं।